मॉर्निंग। मैं दलपत सिंह चौहान फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अब मेरे ये सेकेंड लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि आपके 9th ग्रेड का हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस दिन स्टार्ट हुआ था तो उस दिन क्या घटनाक्रम चला था, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर का जो है सेकंड ये वीडियो जो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो आई होप ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। अच्छा, आगे हम आज इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी, यानी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले जो फ्रेंच सोसाइटी जो थी, या उस दौरान जो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो कितने भागों में बटी हुई थी, क्या सीन था, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस छोटे छोटी इन्फॉर्मेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1774 के अंदर लुइस 16 जो है, जो कि बाबन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो फ्रांस के किंग बनते हैं। जब वो फ्रांस के किंग बनते हैं तो उनकी उम्र उस समय 20 ईयर्स थी, और किंग बनने के बाद में उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, है ना। नाम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो मैरी एंटोनेट जो थी, इनके साथ में इनका विवाह हुआ था। तो मैरी एंटोनेट के इनके साथ में विवाह होता है। जब वो किंग बने तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ये थी कि उस समय जो था उनकी ट्रेजरी, यानी कि उनका जो खजाना था, जो ठीक है ना, वो बिल्कुल ही खाली हुआ करता था। जब वो किंग बने तो जैसे ही खजाना खाली था, ठीक है, उसके बाद और उस समय उनके ऊपर जब वो किंग बने तो ऑलरेडी उनके ऊपर 1 बिलियन लिवरे, यानी कि कम से कम 1 बिलियन लिवरे, ठीक है। अच्छा, लिवरे क्या होता है? लिवरे जो होता है वो आपके फ्रांस की करेंसी होती थी उस टाइम में, उसको लिवरे कहा जाता था। जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ चलता है, ठीक है, तो उसी समय लिवरेज वहाँ पे चला जाता था। तो जब वो किंग बने, खजाना तो खाली था, उल्टे उनके ऊपर करीब करीब 1 बिलियन लिवरे का कर्ज चला आ रहा था। 1 बिलियन को हम बोल सकते हैं करीब करीब 10 करोड़ लिवरे जो है, 10 करोड़ आपके इस तरह से इसको सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 10 करोड़ नहीं, 10 अरब जो है आपके लिवरे का कर्ज उनके ऊपर चल रहा था, जो आगे चलकर इनके किंग बनने के बाद में बिल्कुल डबल हो गया, यानी करीब 2 बिलियन लिवरे का कर्जा उनके ऊपर हो गया, यानी कि करीब करीब 20 अरब रुपए का कर्जा हो गया। इस कंडीशंस के अंदर जिन लोगों ने इनको कर्जा दे रखा था, जो भी नोबल्स लोग जो थे, उन लोगों ने उनके ऊपर जो है वो 10% का आपके इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर लगा ली। तो इस तरह से फ्रांस की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, इतना कर्जा हुआ क्यों? अब देखा ये जाएगा कि इतना कर्जा हुआ क्यों। तो इस चीज़ को अब समझने के लिए थोड़ा सा हम वापस बैक चलते हैं। ज़्यादा बैक नहीं है, आप इसी टॉपिक के अंदर थोड़ा सा तरीके से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कर्जा चढ़ने का कारण देखिए। एक तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस, कि बहुत लंबे सालों तक जो है वो फ्रांस जो था वो वॉर के अंदर वो वॉर करता रहा। वो वॉर किससे करता रहा? वो वॉर करता रहा अपने एनेमी कंट्री ब्रिटेन के साथ में। अच्छा, एनेमी कंट्री ब्रिटेन के साथ में वॉर क्यों कर रहा था? क्योंकि ब्रिटेन के अंडर में ब्रिटेन ने के अंडर में करीब 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, और फ्रांस जो है इन अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने के अंदर हेल्प कर रहा था। स्पेशली कौन? लुइस 16 जो है वो हेल्प कर रहे थे। तो इनकी हेल्प के चक्कर के अंदर इनके ऊपर इतना सारा कर्जा हो गया था। अच्छा, उसके अलावा एक रीज़न और था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वॉर के कारण ही इतना कर्जा हुआ था, उसके अलावा दूसरा रीज़न और भी ये था कि वो अपने दिल्ली के जो एक्सपेंसेस थे, दिल्ली के एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हो गए भाई? किंग है तो किंग के तो अपने खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो रेगुलर जो एक्सपेंसेस थे, जैसे कि एक आर्मी को रखना, एक कोर्ट को मेंटेन करना,
गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाना, यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको चलाना, ठीक है ना। तो ये सारे खर्चे हुआ करते थे। तो इन सब खर्चों को कंप्लीट करने के लिए, इन सब कर्जों से मुक्त होने के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट यानी उस समय को जो किंग है उसने क्या किया कि उसने पब्लिक के ऊपर टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। ताकि टैक्सेस ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा इनकम आएगी तो ज़्यादा आपके बड़ा अमाउंट जो है वो, अब डेफिनेटली कर्जा बढ़ा हुआ तो अमाउंट भी बिल्कुल आपके बढ़ा जाएगा वापस पैसा चुकाने के लिए। तो ये सारे जो है आपके इंक्रीज हो गए टैक्सेस। अब टैक्सेस जब इंक्रीज हो गए तो उससे क्या प्रॉब्लम हुई, अब ये देखते हैं। अब गवर्नमेंट ने टैक्सेस तो बढ़ा दिए, किंग ने टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन टैक्सेस बढ़ने के बाद में भी येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, यानी कि ये बढ़े हुए टैक्सेस भी सफिशिएंट नहीं थे, ये भी कर्जा चुका पाने के अंदर आपके पूरी तरह से नाकाम हो रहे थे। मतलब और भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाए जाने के चांसेस थे। तो गवर्नमेंट ने किया वैसे ही, उन्होंने टैक्सेस और बढ़ा दिए। अच्छा, अब ये जो टैक्सेस बढ़ाए तो उस समय जो सिस्टम जो था ये था कि फ्रेंच सोसाइटी जो 18th सेंचुरी थी वो 3 स्टेट में बटी हुई थी, और उन 3 स्टेट में से सिर्फ एक ही स्टेट यानी कि एक ही ग्रुप जो था उसको ये टैक्स देना पड़ता था। अभी वो कौन सा ग्रुप था, क्या था, अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए अब हम जो है देखते हैं। अब फ्रेंच सोसाइटी को समझने के लिए ये एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने है, अब इसको जो है हम समझेंगे। एक माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए, फ्रेंच सोसाइटी जो थी 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर क्लर्जी मैन आते थे। अच्छा, ये क्लर्जी मैन कौन थे, ये क्लर्जी मैन जो थे ये आपके एक तरह से प्रिस्ट हो जाते थे। आपके चर्च से रिलेटेड जो भी लोग होते थे या चर्च से रिलेटेड जो भी सर्विसेज जो होती थी या उससे रिलेटेड जो लोग होते थे वो सब क्लर्जी पर्सन में आते थे। जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है, ब्राह्मण जो है उनको प्रथम स्थान दिया गया सोसाइटी के अंदर, है ना। तो उसी तरह से वहाँ पे क्लर्जी लोग जो होते थे वो भी एक तरह से प्रिस्ट होते थे, उनको फर्स्ट पोजीशन दी गई थी। तो इन लोगों से किसी भी तरह का कोई टैक्सेस वगैरह नहीं लिया जाता था। सेकंड पर्सन पे आ जाते थे आपके नोबल पर्सन, रिच पर्सन जो होते थे, ठीक है ना। हो सकते हो किंग की फैमिली से रिलेटेड हो, इस तरह के लोग जो हुआ करते तो वो आते थे आपके सेकेंडरी से। तो इन लोगों को भी टैक्सेस वगैरह देने नहीं पड़ते थे। थर्ड स्टेट जो था सोसाइटी का, जो तीसरा पार्ट जो था जिसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मर्चेंट्स, बड़े बड़े कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, ठीक है, पीजन्स, आर्टिसंस, स्मॉल पीजन, लैंडलेस, लेबर सर्वेंट, ये सारे के सारे लोग इस थर्ड स्टेट में आते थे। और टैक्सेस का पूरा भार जो है सिर्फ इन लोगों के ऊपर पड़ा करता था। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता था इसको अब थोड़ा और देखेंगे। अब ये तो था सोसाइटी का सिस्टम, ये सोसाइटी का सिस्टम हमने समझ लिया। अब आगे हम ये देखते हैं। और सोसाइटी का डिवाइडेशन जो चल रहा था ये एक फ्यूडल सिस्टम के तहत चल रहा था, और ये फ्यूडल सिस्टम जो है आपके मिडिल एज से, फ्रांस में जो मिडिल एज है, मिडिल हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड ये था। तो यानी ये जो सिस्टम जो था 1789 तक, जो फ्रांस 1789 तक जो है वो बिल्कुल इसी व्यवस्था से चलता था। पहले दो जो आपके स्टेट है उनको किसी भी तरह को टैक्स वगैरह ये चीज़ वगैरह नहीं देनी पड़ती थी। तो इसके अंदर ये जो यहाँ तक है ये तो हमने पूरा समझ लिया। अच्छा, अब आगे इसमें ये देखते हैं कि जो थर्ड स्टेट था, ठीक है, जिसके अंदर मोस्टली जो पीजेंट वगैरह हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड स्टेट था इसकी पॉपुलेशन के अंदर 90% पॉपुलेशन इनकी ही हुआ करती थी। यानी कि आपके फ्रांस के अंदर जो सोसाइटी होती थी, फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन के अंदर 90% पॉपुलेशन तो थर्ड स्टेट की हुआ करती थी। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा आपके पीजेंट्स यानी किसान लोग हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो किसान लोग जो थे इन इनमें भी मोस्टली किसान जो ऐसे होते थे जिनके पास अपना खुद का खेत वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। इनके 60, जो फ्रांस जो कंट्री है उसके 60% लैंड पर, फ्रांस के 60% लैंड पर नॉबल्स लोग जो थे, चर्च के लोग जो थे, या रिच मेंबर जो लोग थे थर्ड स्टेट, ठीक है ना। रिच मेंबर कौन से, थर्ड स्टेट के। नॉबल कौन से हो गए, सेकेंड स्टेट के। चर्च कौन से हो गए आपके फर्स्ट स्टेट के।
तो 60% लैंड पर तो इन लोगों का ही अधिकार था, यही मतलब मालिक बने हुए थे। और ये जो गरीब पीजन थे इनको इनके अंडर में वर्क करना पड़ता था। तो सोच सकते हो क्या कंडीशन थी। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ऑलरेडी एक तो गरीब पर्सन जो ऑलरेडी कहीं मजदूरी कर रहा है, लेकिन टैक्स भी उसी से लिया जा रहा है, ठीक है। नोबल से कोई टैक्स लिया नहीं जा रहा है, चर्च से रिलेटेड पर्सन जो है उनसे कोई टैक्स वगैरह आपके लिया नहीं जा रहा है। हाँ, रिच मेंबर से टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन वो तो ऑलरेडी रिच है तो उसको इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे टैक्सेस वगैरह, जो गरीब किसान है उनसे ये टैक्सेस वगैरह लिया जा रहा था, तो ऑलरेडी आपके जॉब वगैरह करते। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे जो क्लर्जी मैन जो थे और नोबल लोग जो थे वो जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका क्या करते थे, पीजेंट्स और जो पीजन टाइप के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों का। अब कैसे क्या किया जाता था ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं नोबल। नोबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस मिलते थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है इनको जन्म से ही उनको कुछ बेसिक राइट्स मिल जाया करते थे, तो उसका वो एंजॉय करते थे। तो जैसे टैक्स नहीं देना, ठीक है ना, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ज़मीन का मालिक होना, रिच पर्सन होना, तो ये एक तरह से इनके प्रिविलेजेस इनको मिल जाया करते थे। अच्छा, अब इस चीज़ को चलते हुए जो उनके अंडर के अंदर जो पेशेंट होते थे, जैसे किसी गांव का कोई आपके नोबल पर्सन है तो उसके अंडर में जितने भी उस एरिया में जितने भी पेशेंट वगैरह रहते हैं, तो ये उन पेशेंट्स की ड्यूटी होती थी कि वो अपने लॉर्ड, ठीक है ना, यानी वो अपने नोबल को जो है उनके घर पे जाके, उनके खेतों में जाकर, ठीक है ना, जो है सर्विस दे, वो भी फ्री में सर्विस दे, ठीक है ना, एक तरह ना बेगारी करे, एक तरह से ये बोल सकते हैं। दूसरी तरफ जब भी आर्मी की ज़रूरत हो तो एज अ आर्मी में वॉर करने के लिए भी इन्हीं पीजेंट्स को वहाँ पे जाना पड़ता था। साथ में रोड बनवाना है या दूसरे जो भी छोटे मोटे जो काम हो है वो भी इन लोगों को करने पड़ते थे। तो ये ड्यूटी होती थी जो कि आपको, अगर पेजेंट हो या आप गरीब तबके के हो, थर्ड स्टेज से जुड़े हुए हो, तो आपको नोबल के लिए करना होगा। तो ये एक आपके यहाँ पे रूल हुआ करता था। दूसरी तरफ चर्च के लोग, चर्च के लोग जो हैं इन गरीब किसानों से, हर एरिया के अंदर जैसे नोबल पर्सन है तो वहाँ पे चर्च भी है, तो चर्च अगर वहाँ पर है तो चर्च भी जो है एक आपके अलग ही टैक्स लेता था। उस टैक्स को कहा जाता था टीथेट्स। अब ये टैक्स किससे लिया जाता था? डेफिनेटली थर्ड स्टेट से, और थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन थे? पीजन से। तो उनसे ये टैक्सेस वगैरह जो है आपके लिया जाता था। एक तो स्टेट का टैक्स जो है किंग ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो देने हैं, दूसरी तरफ से चर्च ने जो टैक्स लगा रखे वो भी देने हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टैक्स जो है उनके ऊपर पड़ा करता था। और तो और नोबल अगर कोई पर्सन है तो उसको भी फ्री में सर्विसेज वगैरह देनी करनी। तो इस तरह से एक जो गरीब किसान है, एक पीसन जो है, उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही थी, ठीक है। अच्छा, नाउ अब ये देख सकते हैं कि चर्च जो है वो टीथे नाम से टैक्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट से जो टैक्स आपके लग रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल सकते हैं या स्टेट आपके जो टैक्स लग रहा है, जो किंग ने लगा रखे वो टेले है, तो वो भी ये टैक्स वो आपको लग ही रहा है। उसके अलावा भी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इन पीजेंट्स को, इन आपके थर्ड स्टेट के लोगों को देने पड़ते थे। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट टैक्स अलग से हुआ करता था जो कि टेले और टिथेट के अंदर नहीं आता था। टॉम्बेकू के टैक्स अलग होता था। इस तरह के और भी कई सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो थे वो सारा का सारा भार जो है इन पीजेंट्स लोगों के ऊपर पड़ा करता था। और इन चीज़ों से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। वो अपनी एक बेसिक लाइफ भी नहीं जी पा रहे थे। हर चीज़ में हर जगह परेशान, ना कितनी भी मेहनत करे, कुछ भी मेहनत करे, गरीब के गरीब ही वो रह पा रहे थे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स उसमें उन लोगों फेस। अभी अब ये पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग उस टाइम की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को जो है बहुत ही अच्छी तरह से बताती है कि एक गरीब किसान, ठीक है ना, जिसके हाथ में देखिए आप क्या क्या चीज़ें हैं, कि उसके पास में सारी चीज़ें हैं, उसकी खुद की कंडीशंस बहुत बुरी हो रखी है, और उसके पास जो कुछ भी था वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो अपने लॉर्ड के लिए लेके आया। अब ये लॉर्ड कौन है? ये एक नोबल पर्सन है जिसके पास में ऑलरेडी जो है जन्म से ही सारी चीज़ें उसके पास में सारी चीज़ें हैं,
और वो जो है जो सामान लेके आया है वो सिर्फ उन्हीं को देख रहा है। आप देख सकते हैं वो सिर्फ उन्हीं को देख रहा है, उसकी नज़र बिल्कुल भी किसान के ऊपर नहीं है। और उसके पास ऑलरेडी जो है काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी है, लेकिन उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये उस समय की जो एक किसी अच्छे पेंटर ने ये बनाई थी, और ये उस टाइम की जो सोसाइटी को बहुत ही अच्छे से बताता है कि उस समय सोसाइटी के अंदर क्या सिस्टम चला रहा था, क्या चीज़ें चली आ रही थी। इसीलिए इस पेंटिंग का नाम भी उन्होंने स्पाइडर ऑफ फ्लाई दे रखा है। स्पाइडर यहाँ पे जो है आपके किसको बता रखा है, स्पाइडर यहाँ पे जो है आपके रिच पर्सन, जो नोबल पर्सन है उसको बता रखा है। और वहीं पर जो फ्लाई जो है ये आपके किसको बताया जा रखा है, फ्लाई जो है आपके गरीब किसान को बताया हुआ है यहाँ पर। अब गरीब पीजन जो थे ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस तो कर ही रहे थे, अब आगे जाके 1789 के अंदर कंडीशंस और भी ज़्यादा बदतर हो गई। इसका रीज़न ये रहा कि करीब करीब 1715 में आपके फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन हुआ करती थी, जो कि 1789 में बढ़कर हो गए 28 मिलियन, यानी पॉपुलेशन बढ़ी। अब जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ी उस स्पीड से जो है प्रोडक्शन जो था, ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाया। जब प्रोडक्शन वगैरह बढ़ नहीं पाया तो डेफिनेटली जो है आपके फूड ग्रेन की डिमांड जो है वो बढ़ गई। जब फूड ग्रेन की डिमांड वगैरह बढ़ गई, फूड कम है, खाने वाले ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ गई तो उस समय ये कंडीशंस होने लगी कि किसान लोग जो है, पेजेंट है या जो भी वर्कर क्लास के जो लोग हैं, वो जो अपनी जो सैलरी वगैरह या वेजेस पे जो काम कर रहे थे, तो जैसी महंगाई बढ़ी उसके अकॉर्डिंग उनके वेजेस नहीं बढ़ाए गए। ठीक है, उनके वेजेस नहीं बढ़ाए, महंगाई बढ़ गई लेकिन वेजेस नहीं बढ़े। तो इस कंडीशन से ये हो गई कि जब प्राइस राइज हुई, प्राइस जो है उस पर हाइक पे पहुंची, तो उनकी कंडीशन ये हो पा रही थी कि वो रोज़ाना के जो आपके नॉर्मल जो फूड जो है उसको भी वो खरीद नहीं पा रहे थे। देखिए जैसे हम तो इंडिया में रहते हैं तो चावल या रोटी वगैरह खाते हैं, वो लोग खाया करते थे पाव रोटी। तो पाव रोटी जो है वो भी इतनी महंगी हो गई थी कि उसको भी खरीदना जो है उनके बस के पार हो गया था। तो उस टाइम में हम ये कह सकते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो था वो वहाँ पे बहुत कॉमन होने लगा। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये हो गया कि खाने पीने से संबंधित भी लोग जो है अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम जो है वहाँ पे बहुत ही कॉमन हो गई। डिमांड ज़्यादा रहने लगी, चीज़ें महंगी बिकने लगी, तो डेफिनेटली जो नोबल पर्सन थे, जो रिच पर्सन थे, जो बिजनेसमैन थे, वो आपके रिच बनते गए। और जो लोग वर्कर क्लास के पर्सन थे, ठीक है ना, वो अपने मोस्टली चीज़ें जो थे, छोटी छोटी चीज़ों को भी के लिए भी अपना सारा पैसा उनको गंवाना पड़ता था, तो वो गरीब होते गए। तो रिच तो और भी रिच होता गया, गरीब और भी गरीब होता गया। तो अब सोसाइटी जो थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके बोल सकते हैं ना अनबैलेंस हो गया, बिल्कुल सोसाइटी बैलेंस में रही नहीं। तो आज यहाँ तक का ही छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ छोटे से छोटा बने और हम जो है पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करें। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। और प्लीज़ आपकी एक ये छोटी सी मदद, आपका सब्सक्राइब का बटन और आपका जो मोटिवेशन जो है, आपका जो लाइक के थ्रू जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो इसी मोटिवेशंस के थ्रू मैं कंटिन्यू ये कर जाऊँ। और तो बाकी मेरे पास दूसरी कोई चीज़ है नहीं। तो प्लीज़ आपसे इतना ही सहयोग होगा कि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।